सो हर हर महादेव सभी को। कैसे हैं आप गाइस? आई होप यू आर ऑल वेल। सो टुडे वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ पलक मिश्रा गोइंग टू डिस्कस हिंदी। सो जैसा कि आप लोग जानते ही थे कि हिंदी की वीडियो मैं बना ही रही थी, क्योंकि मैंने इंग्लिश शुरू कर दिया, इवन मैंने वोकेशनल भी शुरू कर दिया था, बट हिंदी इज़ स्टिल रिमेनिंग बिकॉज हिंदी का पीपीटी इज़ समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट। सो पहले ही मैं बता देना चाहती हूँ कि जो इस पीपीटी में मैंने अपने नोट्स डाले हैं, जो मैंने अपनी कॉपी में लिखी हुई है, रफ़ यू कैन से, पर वो एकदम करेक्ट है। रफ़ का मतलब ऐसा नहीं कि गड़बड़ है, वो सही चीज़ है, तभी तो मैं आप लोग को बता रही हूँ। एंड आज की जो वीडियो है वो मैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का डिस्कस करने जा रही हूँ। ओके, सो लेट्स बिगिन। हमारा जो पहला टॉपिक है वो हिंदी साहित्य और भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी हम हिंदी के बारे में भी बताएंगे, हिंदी का साहित्य बताएंगे, और उसी के साथ साथ भारतीय ज्ञान परंपरा को भी डिस्कस करेंगे। पर एक सेपरेट वीडियो बनेगी सिर्फ भारतीय ज्ञान परंपरा पे, क्योंकि उसमें जो भी मेन टॉपिक्स हैं उसको इसमें नहीं डिस्कस किया है। इसमें हिंदी और भारतीय ज्ञान परंपरा को कंबाइन करके मैंने आपको बताऊँगी। और जो वो वाली वीडियो होगी जो आएगी अपकमिंग, सो उसमें सिर्फ भारतीय ज्ञान परंपरा होगा, जिसको मैं डीप में डिस्कस करूँगी, है ना, जिसमें वेद हो गया, स्मृतियाँ हो गई एंड ऑल, वो सारी चीज़ें। सो आई विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो या भारत की पहचान ज्ञान परंपरा एवं ज्ञान संस्कृति के रूप में रही है। अनेक प्राचीन सभ्यताएं ज्ञान के क्षेत्र में भारत का ऋण मानती हैं, केवल प्राचीन समय में ही नहीं अपितु सदा ही। दैट मीन्स कि प्राचीन समय में नहीं, आज भी भारत ने ज्ञान का निर्यात दूसरी सभ्यताओं और संस्कृतियों को किया है। इवन जो भारत की पहचान ज्ञान परंपरा ही है, क्योंकि उस वक्त जो है सारे ज्ञानी जो लोग पैदा हुए थे वो लोग कैसे, मतलब गुरु की गुरु उनको शिक्षा देते थे। इस तरह का टीचिंग एंड ऑल वाला सिस्टम नहीं होता था वहाँ पे, और वहीं के गुरुकुल में ही रह के सब शिक्षा अपनी लेते थे। एंड ज्ञान हिंदी का भी इसमें बहुत वर्चस्व है। भारतीय ज्ञान परंपरा का सबसे बड़ा आधार वेद है। मैंने आपको बताया कि भारतीय ज्ञान परंपरा का सबसे बड़ा आधार वेद है, और जो भारतीय ज्ञान परंपरा एक जड़ नहीं बल्कि प्रवाहमान है। इसके विवेक के उपयोग की स्वतंत्रता है। यानी भारतीय संस्कृति बेसिकली क्या है ना, कि भारतीय संस्कृति आदि भौतिक ज्ञान परंपरा को महत्व नहीं देती है, बल्कि ये आदि वैदिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति को महत्व देती है। थोड़ा सा एक बार फिर से रीडिंग लगा के पढ़ती हूँ मैं। जो भारत की ज्ञान परंपरा और ज्ञान संस्कृति है, इसी की वजह से भारत जो है फेमस है। और जितने भी अन्य सभी ज्ञान हैं, मतलब ज्ञान के क्षेत्र में, सभी जो है भारत का ऋण मानती हैं। यानी भारत को एज भारत ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया, ये इस तरीके का सेंटेंस है ये। और केवल प्राचीन समय ही नहीं बल्कि आज भी भारत में जो है ज्ञान का निर्यात दूसरी सभ्यताओं की ओर संस्कृति को किया गया है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट सेकेंड से हिंदी भारत और विश्व में हाँ, हिंदी की अब बात करते हैं। हिंदी साहित्य, हिंदी भारत और विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है, आप सभी को पता है। हिंदी साहित्य और भारत की स्वतंत्रता को भारत के लोगों को संगठित करने में भी हिंदी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिकॉज हिंदी भाषा एक तरीके से लोगों को एक संगठन का भाव देती है। स्वतंत्रता में भी हिंदी का बहुत बड़ा भाग है। एंड हिंदी साहित्य पर समुचित परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाए तो स्पष्ट होता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत विस्तृत व प्राचीन है, या हिंदी साहित्य जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है। सुप्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर यस इन द नेक्स्ट स्लाइड यू कैन से सुप्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर हरदेव बाहरी के शब्दों में वो क्या बताते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास वस्तुतः वैदिक काल से आरंभ होती है। यानी ये बोलते हैं कि वैदिक काल से ही हिंदी साहित्य आरंभ होती है, और यह कहना ही ठीक होगा कि वैदिक भाषा ही हिंदी है। और ये बोलते हैं कि वैदिक भाषा ही हिंदी है, और इस भाषा का दुर्भाग्य रहा है। यानी कि देखिए, इसमें हम लोग दुर्भाग्य बता रहे हैं हिंदी का, कि इस भाषा का यही दुर्भाग्य रहा है कि युग युग में इसका नाम परिवर्तित होता आ रहा है ना। यानी कि हिंदी का नाम हमेशा लोगों ने जैसे जैसे युग आए हैं वैसे वैसे वो चेंज करते गए हैं। जैसे कि वैदिक संस्कृत, कभी कोई नाम रख दिया वैदिक संस्कृत, कोई संस्कृत, कभी प्राकृत, और कभी अपभ्रंश, और कोई हिंदी। तो आलोचक ये कह सकते हैं ना कि जो वैदिक संस्कृत और हिंदी, कहाँ वैदिक संस्कृत कहाँ हिंदी, इनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। और पर ध्यान देने योग्य है कि जैसे रूसी हो गया, चीनी, जर्मन, तमिल, इन सारी भाषाओं को बहुत पुरानी बताई जाती है, पर इन भाषाओं को कभी किसी ने
चेंज नहीं किया। सो ये बता रहे हैं कि हिंदी जो है हर युग में चेंज होती आई है। कभी उसका नाम कोई अपभ्रंश रख रहा है, कभी वैदिक संस्कृत रख रहा है, कभी हिंदी रख रहा है। सो ये उसका दुर्भाग्य है। एंड पर लोगों ने उन भाषाओं के नाम नहीं बदले और उनके परिवर्तित रूपों को प्राचीन, और जो परिवर्तित करना अलग चीज़ होता है और नाम ही बदल देना वो अलग चीज़ होती है। तो जो वो लोग होते थे वो लोग क्या करते थे, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक आदि कहते थे। लेकिन हिंदी के संदर्भ में हमेशा युग युग में इसका नया नाम रखा जाता रहा। ये है हिंदी की दुर्भाग्यता, है ना, दुर्भाग्य। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के संबंध में प्रचलित धारणाओं पर विचार करते समय हमारे सामने हिंदी की उत्पत्ति का प्रश्न 10वीं शताब्दी के आसपास की प्राकृत भाषा तथा अपभ्रंश भाषा की ओर जाता है। यानी कि हिंदी भाषा का विकास वगैरह वो हमारा 10वीं शताब्दी के आसपास हमारी जो प्राकृत भाषा है और अपभ्रंश भाषा है उसकी ओर दर्शाया जाता है। और अपभ्रंश शब्द की उत्पत्ति, यानी कि अपभ्रंश जो है शब्द की उत्पत्ति और जैन साहित्यकारों की अपभ्रंश कृतियों का हिंदी से संबंध स्थापित करने के लिए जो तर्क और प्रमाण दिए जाते हैं, है ना, प्रमाण हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में प्रस्तुत किए गए हैं, उन पर विचार करना भी आवश्यक है। यस, यानी कि जो शब्द है अपभ्रंश, उसकी जो उत्पत्ति है एंड ऑल, इसके में बहुत ज़्यादा प्रमाण वगैरह हम लोगों के ग्रंथों में भी पाए जाते हैं। तो उस पर ये बोल रहा है कि विचार करना बड़ा आवश्यक है। सामान्यतः प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव स्वीकार किया जाता है। दैट मीन्स कि जहाँ प्राकृत की अंतिम सामान्यतः प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था थी उस वक्त से हिंदी जो है, मतलब कह सकते हैं कि उसी वक्त से आई। एंड उस समय अपभ्रंश के कई रूप थे, यानी अपभ्रंश के कई रूप थे। एंड उनमें 7वीं 8वीं शताब्दी से ही पद्य रचना प्रारंभ हो गई थी। गद्य और पद्य में आई थिंक आपको डिफरेंस पता ही होगा। गद्य यानी कि गद्यांश, और पद्य जो होता है आई थिंक आप लोग जानते हैं। साहित्य की दृष्टि से पद्यबद्ध जो रचनाएं मिलती हैं वो है दोहों के रूप में। यस, यानी कि जो दोहे होते हैं ना उन्हें पद हम लोग बोलते हैं, और गद्य यानी कि जो पैरा में होता है। सो दोहे के रूप में उनका विषय, धर्म, नीति, उपदेश आदि प्रमुख है। राजाश्रित कवि और चारण नीति, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं राजाश्रित कवि और चारण नीति क्या होता है। वैसे आपको इससे डीप में पढ़ना है, लेकिन जैसे कोई कवि होते थे वो दरबारी कवि होते थे, तो वो क्या करते थे, वो अपनी राजा की सिर्फ प्रशंसा ही करते थे। उस कवि का काम था बस राजा की बड़ाई करना, वो और किसी राइटिंग पर ध्यान ही नहीं देते थे। उनका बस एकमात्र काम होता था राजा की प्रशंसा करना। एंड और जो चारण नीति, यानी कि चारण भाट की परंपरा, यू कैन से कि जब कोई कवि जाता है कहीं और वहाँ गाने के माध्यम से और कुछ अपने राइटिंग के माध्यम से उस राजा की दूसरे क्षेत्रों में बड़ाई करता है, यही होता है। सो देखिए, राजाश्रित कवि और चारण नीति श्रृंगार, शौर्य, मैंने बताया ना, श्रृंगार, शौर्य, पराक्रम आदि के वर्णन में अपनी साहित्य रुचि का परिचय किया करते हैं। यानी राजा के शौर्य, राजा के पराक्रम और उनकी मतलब बेसिकली उनके कितनी यशोबल की तारीफ़ें करते हैं। यह रचना परंपरा और आगे चलकर शौरसेनी अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में कई वर्षों तक चलती रही। पुरानी अपभ्रंश भाषा और बोलचाल की देशी भाषा का प्रयोग निरंतर बढ़ता गया। इस भाषा को विद्यापति ने देशी भाषा कहा है, यानी कि पुरानी अपभ्रंश भाषा और जो बोलचाल की जो देशी भाषा है वो ऐसी कंटिन्यू होता गया, और फिर विद्यापति जी जो हैं इन्होंने उसे क्या बोला है, देशी भाषा क्या है। किंतु यह निर्णय करना सरल नहीं है कि हिंदी शब्द का प्रयोग इस भाषा के लिए कब और किस देश में प्रारंभ हुआ। तो आप समझ गए होंगे कि ये कितना ज़्यादा टिपिकल टॉपिक है। हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं शताब्दी से माना जाता है, यानी हिंदी साहित्य जो है वो 8वीं शताब्दी से मानी जाती है। वह समय सम्राट हर्ष के मृत्यु के बाद जो देश में अनेक छोटे छोटे शासक केंद्र स्थापित हो गए थे उस टाइम का था, जो परस्पर संघर्षरत रहता था, यानी हमेशा उससे संघर्ष हर चीज़ के लिए करना पड़ता था। और जो विदेशी मुसलमान थे वो इनकी टक्कर होती रहती थी, यानी लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते थे। और धार्मिक क्षेत्र अस्त व्यस्त थे, यानी अब आपको पता ही है धार्मिक क्षेत्र में, यानी बेसिकली जब दो धर्मों के लोग लड़ते हैं तो फिर क्या होता है आपको मालूम ही है। और इसमें विदेशी मुसलमानों का ही जिक्र किया हुआ है। इन दिनों उत्तर प्रदेश के अनेक भागों में बौद्ध पंथ का प्रचार था, यानी उस टाइम पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार था। बौद्ध पंथ का विकास कई रूपों में हुआ, जिनमें से एक
व्रजयान कहलाया। व्रजयानी तांत्रिक थे, यानी व्रजयानी जो होते हैं वो तांत्रिक होते हैं और सिद्ध कहलाते थे, यानी तांत्रिक होते थे और उन्हें सिद्धि बोलते थे सब लोग। इन्हें जनता के बीच में उस समय की लोक भाषा में अपने मत का प्रचार किया, यानी वो अपने बारे में एंड ऑल अपनी चीज़ों के बारे में वो प्रचार प्रसार करते थे। एंड हिंदी का प्राचीनतम साहित्य इन्हीं व्रजयानी सिद्ध द्वारा तत्कालीन लोक भाषा पुरानी हिंदी में लिखा गया है। ओके, इसके बाद नाथपंथी साधुओं का समय है, यानी पहले जो होते हैं वो इनका समय था जो व्रजयानी सिद्ध थे, एंड देन आफ्टर नाथपंथी सिंधु आ गए जो इन्होंने बौद्ध, शंकर, तंत्र, योग और शैव मतों के मिश्रण से अपना नया पंथ बनाया जिसे हम लोग नाथपंथी बोलते हैं, और जिसमें सभी वर्गों के लिए, सभी वर्णों के लिए धर्म का एक सामान्य मत प्रतिपादित किया गया है। और लोक प्रचलित पुरानी हिंदी में लिखी इनकी अनेक धार्मिक रचनाएं उपलब्ध हैं। अच्छा, इसके बाद जैन साहित्य, यानी मैंने आपको 3 अभी तक बताए हैं, एक सिद्ध या मैंने आपको बताया है कि जो व्रजयानी सिद्ध होते हैं, एंड देन आफ्टर बौद्ध धर्म आए, उसके बाद ये बता रहे हैं कि जैन साहित्य आया जिसको हम लोग बोलते हैं स्वयंभू का अपभ्रंश की रामायण 8वीं शताब्दी की रचना है। ठीक है, जैन साहित्य। और बौद्धों और नाथपंथियों की रचनाएं मुक्तक और केवल धार्मिक है। अच्छा, प्रबंधक और मुक्तक में डिफरेंस बता दूं। प्रबंधक यानी कि लॉन्ग जो राइटिंग्स होती हैं और मुक्तक यानी छोटी राइटिंग्स। ठीक है, जैन साहित्य की अनेक रचनाएं जीवन की सामान्य अनुभूतियों से भी संबंध है। इसमें से कई प्रबंध काव्य हैं। इस काव्य में अब्दुल रहमान का काव्य संदेश शासक भी लिखा गया है जिसमें पार्वती बोलचाल के निकट की भाषा है, परावर्ती बोलचाल के निकट की भाषा मिलती है। इसी प्रकार 11वीं शताब्दी तक पुरानी हिंदी का रूप निर्मात और विकसित होता रहा और देशभाषा हिंदी का रूप अधिक स्पष्ट होने लगा, है ना। यानी उस समय पश्चिमी हिंदी प्रदेश अनेक छोटे छोटे राजपूत राज्य में स्थापित हो गए थे। ये परस्पर अथवा विदेशी आक्रमणियों से प्रायः युद्धतर रहता था। इन्हें राजाओं के संरक्षण में रहने वाले चरणों और भाटों का राजप्रसिद्ध मूलक काव्य वीरगाथा के नाम से आरंभित किया गया। इस वीरगाथा को रासो कहा जाता है। इनमें आश्रयदाता राजाओं के शौर्य, मैंने आपको बताया था ना कि राजा के शौर्य व पराक्रम के बारे में वर्णन करते थे और पीछे जो भी उनकी काव्य होती थी उसके पीछे रासो लगाते थे। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे वीर गीत में बिसल देव रासो है ना, प्रबंधक में हो गया पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो। तो खुमान है उनकी राइटिंग और रासो काव्य की रचना, मतलब रासो ग्रंथ चलता था तो रासो लगाते थे हर काव्य के पीछे। ओके, इसी काल अवधि में मैथिल कोकिल विद्यापति हुए, यानी मैथिल कोकिल विद्यापति, इन्हें कोकिला से यानी कि कोयल से कंपैरिजन किया गया है, इनके बारे में इनके नाम में ही लगा दिया जाता है। और उनकी पदावली में, यानी विद्यापति की पदावली थी जिसमें वो सौंदर्य और प्रेम में अनुपम व्यंजना मिलती है। कीर्तिलता, कीर्तिपताका इनके 2 अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये ऑप्शनल आता है कि कीर्तिलता और कीर्तिपताका की कौन लिखा है, तो आप लिखेंगे विद्यापति। अमीर खुसरो का भी यहीं पे वर्णन किया गया है। ठीक है, जिसमें अमीर खुसरो क्या है, पहेलियाँ, मुकरियाँ और 2 सखुन रचे, यानी 2 कुछ पहेलियाँ वगैरह ये सब बोलते थे। इनके गीत, दोहे ब्रज भाषा में है। यानी कि जो हमारे, और अमीर खुसरो जो है वो हिंदू थे, बाद में उनको फोर्सफुली मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर दिया गया था। ये भी उन्हीं के, जब आप जीवन परिचय पढ़ोगे, अलग वीडियो बना दूंगी उस पर, तो उसमें जो है अमीर खुसरो का जीवन परिचय पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो तो हिंदू थे, बाद में उन्हें फोर्सफुली मुस्लिम बनाया गया था। ओके, नाउ ये तो हो गया यहीं पे फिनिश, एक क्विक रिवीजन। अब हम लोग फाइनली नोट से पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन। देखिए, हिंदी साहित्य जो है, हिंदी साहित्य के इतिहास पर जब भी हम दृष्टिपात डालते हैं तब हमारी पहली समस्या होती है कि 1000 वर्षों के इतिहास को कैसे पढ़ा जाए। ठीक है, इस समस्या को ध्यान में रखकर इतिहास को
कालखंडों में विभाजित करते हैं ताकि हम लोगों को ये वर्षों वाली दिक्कत ना आए। लेकिन इससे हमारे प्रश्न का समाधान पर फिर भी नहीं होता। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न ये भी खड़ा हो जाता है कि साहित्य के इतिहास में काल विभाजन और नामकरण की अनिवार्यता क्या है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग सोचते हैं कि नाम क्यों पड़ा है, इस तरह का नाम पड़ा क्यों है, ये किस लिए टाइम फ्रेम किया गया है ना। और इस अनिवार्यता को इतिहास के किन ग्रंथों से पुष्ट किया जाता है। इतिहास का कोई भी कालखंड या युग इतिहास की तथ्य वास्तविकता को प्रबंधित करता है, अथवा यह इतिहासकार के मन में भी संकल्पना है। क्या युग की पहचान इतिहासकार की व्याख्या है। यानी अब हम इन सारे प्रश्नों से जुड़े हुए आंसर को देखेंगे। इसमें यदि काल विभाजन इतिहास के केवल पद्यगति अनिवार्यता है तो इसके औचित्य इतिहास बोध की विस्तृतता को हम निर्धारित हो सकता है। इतिहास बोध में एक प्रकार की आलोचनात्मक चेतना होती है, एक ऐसी चेतना जिसके उपयोग में हम जीवन और संस्कृति के परीक्षण के लिए करते हैं, जिसकी कसौटी पर साहित्य और समाज के रिश्तों की पहचान की जाती है। साहित्य का इतिहासकार इन रिश्तों में आए परिवर्तन को जितनी तीव्रता से अनुभव करेगा, उसका काल विभाजन उतना ही प्रामाणिक होगा। क्या यही कारण नहीं है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतनी बार बार लौटने की आवश्यकता पड़ती है इनके इतिहास में। हम इसलिए लौटते हैं क्योंकि इन्हें अनेक प्रकार के आलोचनात्मक दृष्टि से अर्जित साहित्य वगैरह के बारे में इन्होंने बताया है। और हिंदी साहित्य के इतिहास की काल विभाजन पर लिखा है, ये इनके कोटेशन मैं बता रही हूँ। शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों की के अनुसार हमारे साहित्य के रूप में जो जो परिवर्तन आए हैं, जिन जिन प्रभाव की प्रेरणा की से काव्य धारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रहीं, उन सभी सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि के लिए हुए सुसंगत काल विभाजन के बिना साहित्य इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन पड़ता है। यानी कि सारांश ये है बेसिकली कि बिन ठोस इतिहास दृष्टि के, यानी कि जो भी काल विभाजन है वो नहीं किया जा सकता, और बिना काल विभाजन के पढ़ना भी बड़ा मुश्किल माना जाएगा, है ना। किसी भी वस्तु का अध्ययन सुबोध तभी होता है जब उनको कालखंडों में बांटा जाए। एंड इतिहास में हम देश के स्थान पर कालखंडों का अध्ययन करते हैं। साहित्य के इतिहास को इसलिए विद्वानों ने विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया यानी बांटा है, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के क्षेत्र में सभी प्रयास करने वाले गारसा द तासी एवं शिव सिंह सेगर थे, ये सब नाम हैं। लेकिन इन दोनों ने काल विभाजन की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, ठीक है। और काल विभाजन की ओर सबसे पहला जो नाम है वो जॉर्ज गियर्सन ने दिया था। और उसके बाद जो है उन्होंने अपनी इतिहास ग्रंथ में 11 कालखंडे, यानी जो हमारे जॉर्ज गियर्सन है उन्होंने 11 कालखंड बताए थे। जैसे किंतु डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त के शब्दों में यह पूर्णतया समय की दृष्टि से विभक्त नहीं, यानी 11 नहीं है, बल्कि कवियों के विशेष वर्गों की दृष्टि से बांटा गया जो संगत नहीं दिखाई देता। इन्होंने बेसिकली इन्हें क्रिटिसाइज़ करके बोला है कि आप जो 11 कालखंडों में बांटे हैं वो एक्चुअल में ये सही नहीं दिखाई पड़ता, ओके। और फिर उसके बाद मिश्र बंधु विनोद आते हैं और उनकी नामक इतिहास में मिश्र बंधुओं द्वारा किए गए काल विभाजन में हमें कुछ 4 भागों में बांटा गया है, जो कि अब हम आपको फाइनली डिस्कस करते हैं। देखिए बेसिकली हिंदी का जो हिंदी साहित्य है उसको 4 भागों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इसको भी एक एक पॉइंट को अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले आइए आप देख लेते हैं कि भाई मिश्र बंधु ने इसे कैसे बांटा। आप टॉपिक ही देख लीजिए कि मिश्र बंधु विनोद द्वारा किए गए काल विभाग एवं वर्गीकरण में वो कैसे बोलते हैं, ये आरंभिक काल को बोलते हैं, ये मिश्र बंधु द्वारा किए गए। तो आप जब आंसर अपना प्रेजेंट करेंगे तो इसको ज़रूर मेंशन करेंगे कि मिश्र बंधु विनोद द्वारा किए गए काल विभाजन, जिसमें पहला है आरंभिक काल, जिसको उन्होंने 2 में बांटा है, पूर्वारंभिक और उत्तरारंभिक, जिसका समय बताया है 700 से 1343 ईस्वी और 1340 to 1444, ओके। दूसरा मध्यकालीन बताया है, मतलब मैंने जो चीज़ बताई है वो एक्चुअल थी। अब ये अपने अकॉर्डिंग आप हर एक डिफरेंट जो भी राइटर्स हैं उनके मतों के अकॉर्डिंग आप विभाजन देखोगे। सेकेंड है माध्यमिक काल, जिसमें पूर्व माध्यमिक काल है और प्रौढ़ माध्यमिक काल है, जिसका समय आप लोग देख सकते हैं। तीसरा ये बोलते हैं अलंकृत काल, यानी पूर्वालंकृत और उत्तरालंकृत,
ठीक है। और फोर्थ जो है वो है परिवर्तन काल, और फिफ्थ जो है वो है वर्तमान काल। यानी इन्होंने 5 में डिवाइड किया। एंड अब आप, मैंने बताया था ना, इन्होंने जो है 11 कालखंड बताया थी, नहीं 11 कालखंड तो हमें दूसरा 11 काल तो गियर्सन ने बताया था, इन्होंने 5 में डिवाइड किया है। आई थिंक फोटो इज़ नॉट फुल। आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल। ओके, ये 5 हो गया। मिश्र बंधु ने उन्हें 5 में डिवाइड किया है। मिश्र बंधु द्वारा किए गए काल विभाजन स्पष्टता लिखे हुए हैं, लेकिन उनको युक्ति संगतता कम है। परिवर्तित काल में जिस परिवर्तन की ओर ये इंगित किया गया है वह इस काल के बाद दूसरे कालखंड में अश्वमेव सब संभवित होता है। इसी प्रकार अन्य कालखंडों के नामकरण आरंभिक, मध्यकालीन, बेसिकली ये तो अलंकार काल प्रवृत्ति सूचक है। ये बोलते हैं कि ये जो भी डिवीज़न किए हैं 5 में, ये ठीक नहीं है, इनके अकॉर्डिंग दिस इज़ नॉट ट्रू। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अब इनके काल विभाजन की अगर बात करें तो शुक्ल जी ने काल विभाजन में इतिहास को समानुसार आदि, मध्य, आधुनिक में विभाजित किए करने के साथ वीर, भक्ति, रीत, गद्य आदि उस काल की प्रमुख प्रवृत्ति को भी आधार बनाया गया है। ठीक है, इसका आधार क्या है? इसका आधार है वीर, भक्ति, रीति, गद्य। ठीक है, और उस काल विभाजन में सुस्पष्टता, संक्षिप्तता के साथ सुबोधता और सुसंगति भी है। यानी ये बता रहे हैं, यही कारण है कि अनेक विद्वानों द्वारा किए गए काल विभाजन में त्रुटियां और दोष दर्शन के बावजूद भी इसका निर्बाध प्रचलन होता गया। यानी इनका थोड़ा बेटर था। यानी पहले ये आदिकाल को वीरगाथा काल बोलते हैं, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल बोलते हैं, उत्तर मध्यकाल को रीति काल बोलते हैं, और आधुनिक काल को गद्य काल बोलते हैं। ये यू कैन से इनको आप स्टार दे सकते हो, बिकॉज इनके में आलोचनात्मक कुछ भी इतना नहीं है जितना ये जो है हमारे मिश्र बंधु में था। अब देखिए आदिकाल की प्रवृत्तियाँ। यस, तो आदिकाल की प्रवृत्तियाँ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हमेशा पूछता है। आदिकाल बेसिकली 1050 से 1375। आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आदिकाल में होता क्या था? मैंने बताया था ना आपको शुरू में ही कि जो दरबारी कवि होते थे, है ना। दरबारी कवि का मतलब ही क्या है? जैसे कवि है वो किसी जो राजा है उसके दरबार का कवि है, यानी वही जो राजा है वही उसे खाना पीना देते हैं, वही उसका पूरा खर्चा उठाए हैं। तो वो राजा को उसके बदले क्या करता है? वो उनका पूरा खर्चा उठाए, उसके बदले ये राजा को क्या करते हैं? अपनी लेखनी से उनको प्रसिद्ध करते, जैसे उनके शौर्य, पराक्रम, बल, विजय, इन सारी के बारे में हम लिखते थे। इसीलिए आश्रयदाताओं की प्रशंसा लिखा है। यानी कि ये लोग क्या करते थे? सिर्फ और सिर्फ इनकी प्रशंसा करते थे। यानी अपने जो भी दरबारी कवि होते थे वो अपने राजा के बढ़ चढ़कर बड़ाई करते थे। सेकंड पॉइंट है वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। अब आप देखिए कि जो उनकी रचनाएं होती थी ना, उसमें वीर रस वगैरह होता था, श्रृंगार होता था। क्यों वीर रस का नाम दिया गया? देखिए हम जब बात कर रहे हैं कि हमारा जो राजा है वो बहुत ज़्यादा पराक्रमी है, वीर है, और उसके शौर्य की गाथा गाए, दैट मीन्स वो युद्ध भूमि रिलेटेड जो भी है अपनी कविताओं में युद्ध भूमि से रिलेटेड लिखते थे उस राजा के बारे में, और इसलिए वो अपने वीर रस का प्रयोग करते थे। ठीक है, फिर तीसरा है युद्ध का सजीव वर्णन। और उस वक्त के जो कवि होते थे ना, जब भी उनके राजा युद्ध करने जाते थे तो वो अपने राजाओं के साथ ही युद्ध पे निकलते थे। यानी कि ऐसा नहीं कि कवि घर में बैठा है, यानी उसके राज दरबार में बैठा है। अगर राजा जा रहा है युद्ध करने तो कवि भी उसके साथ जा रहा है। और क्यों जाता है? ताकि वो युद्ध का सजीव वर्णन कर सके, यानी पूरा डिक्टो। जैसे अब मैं कोई चीज़ आंखों देखी कविता लिख रही हूँ तो वो मेरे ज़्यादा रियलिस्टिक होगा, या फिर मैं घर पे बस अपनी आँख को बंद करके अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा होगा। ये जेन्युइन सी बात है कि जो मैं आंखों देखी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा ट्रू होती है। ओके, जन समुदाय को नज़रअंदाज। और जैसे कि मैंने बताया कि जो दरबारी कवि होते थे वो सिर्फ राजा के बारे में ही लिखते थे, यानी कि जो जन समुदाय है वो किस प्रॉब्लम से फेस कर रहा है, कौन सा सोशल इवल है उस टाइम का, और क्या क्या वो दुखों का पीड़न वगैरह ये सब है, इन सब के बारे में उन्हें कोई फ़र्क नहीं होता था। ओके, जन समुदाय को नज़रअंदाज। ठीक है, इतिहास प्रमाण का अभाव। यानी कि ये जो कवि होते थे ये क्या करते थे? ये जो भी
घटना लिखते थे या फिर जो भी युद्ध वगैरह के बारे में जो डिस्कशन करते थे, वो बेसिकली ये इतना मतलब अपने आप में इतना बढ़ चढ़ के लिख देते थे कि ऐतिहासिक ही नहीं होता था। जैसे इतिहास यानी कि हिस्ट्री, हिस्ट्री यानी कि कुछ फैक्ट्स रिलेटेड होता ही चीज़ें हैं कि हमारे में कुछ हम पढ़ते हैं कि ये युद्ध हुआ था, वे युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो भी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या होता था कि हम ऐसा में ऐसा फैक्ट होता ही नहीं था। जैसे मैं कुछ भी लिख रही हूँ और वो बिल्कुल ऐसा है कि हवा में बातें कर रही हूँ मैं, कि मेरा राजा तो ये लड़ाई लड़ गए, ये लड़ाई लड़ गए, और एक्चुअल में देखा जाए तो ऐतिहासिक वो है ही नहीं। दैट मीन्स कि वो कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ हैपन ही नहीं, वो सिर्फ इतना वो कहते हैं ना कल्पना की प्रचुरता। दैट मीन्स वो इतना कल्पना कर रहे हैं कि वो बस लिखे जा रहे हैं आगमन, उनको खुद नहीं पता, यानी खुद नहीं पता है। दैट मीन्स वो इतना बढ़ा चढ़ा कर लिखते थे कि वो कल्पना जैसी प्रतीत होती थी। ओके, एंड इसमें है रासों की परंपरा। जैसे कोई भी काव्य होता था ना, तो जैसे बिसल देव रासो और पृथ्वीराज रासो, ये सारी कविता मतलब ये जो है लेखक हैं, लेखनी है, और ये जो लेखनी है उसके पीछे जो है रासो लिखा है, यानी उस वक्त जो भी लिखी जाती थी उसके पीछे रासो शब्द जोड़ा जाता था। ठीक है, रासो शब्द जोड़ने की परंपरा ही होती थी। दैट मीन्स अगर मैंने कुछ भी लिखा तो मैं क्या उसके पीछे रासो लिख ही दूँगी। जैसे पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो और बिसलदेव रासो। ठीक है, फिर वीरता एवं शौर्य की प्रधानता, यानी जो राजा होते थे उनकी वीरता, उनके पराक्रम वगैरह, इन्हीं सब के बारे में ज़्यादा डिस्कस होता था। चारण भाट परंपरा, यानी कि गायन वादन करके किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर वही कवि अपने राजा की प्रशंसा और बड़ाई करते थे, और अपनी कविता के माध्यम से, कुछ गायन के माध्यम से। ओके, फिर विवाह, युद्ध एवं आखेट की परंपरा, यानी उस टाइम जो होता था एनिमल को मारना एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आप जानते हो, शिकार वगैरह। तो आखेट मतलब वही शिकार वगैरह। और विवाह कल यानी युद्ध होता है ना, युद्ध में बेसिकली क्या होता है, अगर आप हार जाओगे तो वो उनकी जो बेटी वगैरह होती थी राजा की, जिससे आप लड़ाई कर रहे हो, उनसे वो शादी कर लेते थे। तो ये विवाह वाला हो गया। युद्ध तो होता ही रहता था, और आखेट की भी परंपरा थी, वर्णन किया जाता था, बिकॉज होता ही था। संदिग्ध रचनाएं, यानी ऐसी रचनाएं जो कि एकदम संदिग्ध है और इतिहास की दृष्टि से एकदम कुछ भी नहीं है, फैक्ट्स यानी ज़ीरो। दैट मीन्स यही बोल रहा है। और डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, यानी डिंगल यानी कि प्यार और पिंगल यानी कि लड़ाई। डिंगल अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा से मिलके बना है, और जो पिंगल है वो है अपभ्रंश और ब्रज भाषा। यस, तो ये दोनों भाषा से मिलके बना है। सो गाइज, लेट्स बिगिन विद दी आदिकाल के नामकरण। सो यह सर्वविवादित है कि इस आदिकाल में शास्त्रों की प्रबल झनकार के मध्य हुआ। विदेशी ताकतों के आने पर राजनीति में उथल पुथल शुरू से हो चुकी थी। अनेक संप्रदाय समान आए, जिसमें वैष्णव, जैन, कोल, शाक्त, शक्ति, कपालिक, पंचरात्र आदि प्रमुख हैं। इसके परिणाम स्वरूप साहित्य में परस्पर विरोधी तत्वों का पदार्पण होने लगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, ये इनका कोटेशन है, शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में इतनी विरोधी और घातक युग कभी आया होगा। इस काल में एक तरफ तो संस्कृत के बड़े बड़े कवि उत्पन्न हुए, जिनकी रचनाएं अलंकृत काव्य परंपरा की चरम सीमा पर पहुंच गई थी, और दूसरी ओर अपभ्रंश के कवि हुए, जो अत्यंत सहज सरल भाषाएं, अत्यंत संक्षिप्त शब्दों में अपने मनोभाव प्रकट करते रहे। आचार्यों का उद्भव इसी काल में हुआ तथा निरक्षर संतों के ज्ञान पर प्रचार का बीज भी इसी काल में बोया गया। सो अब गाइस देखते हैं कि हमारे आदिकाल के नामकरण में जो पहला नाम है वो है डॉक्टर गियर्सन, जो मैंने शुरू में ही बताया कि 11 कालखंडों में उन्होंने डिवाइड किया है। बेसिकली जो डॉक्टर गियर्सन है वो इसे चारण काल का नाम दी, यानी डॉक्टर गियर्सन के अकॉर्डिंग ये जो आदिकाल नाम हम लोग देख रहे हैं उसको इन्होंने कहा है कि ये चारण काल है। परंतु जब पूरे काल पर दृष्टि डालते हैं, पर ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि जब पूरे काल पर दृष्टि डालते हैं तो यह नाम समचीन प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इस काल में चारण साहित्य के अतिरिक्त भी अन्य साहित्य ग्रंथों की रचना हुई है, यानी सिर्फ चारण साहित्य नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, सेकेंड जो है हमारा वो है मिश्र बंधु। ये क्या बोलते हैं, मिश्र बंधु का हिंदी साहित्यिक ग्रंथ
मृषबंधु विनोद 3 भागों में प्रकाशित हुआ है, ठीक है। और मृषबंधुओं ने इस रासोकाल नाम दिया, यानी कि जो आदिकाल है उसको आदिकाल न कह के रासोकाल नाम दिया है। परंतु यह नाम भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इस युग के सभी साहित्यिक ग्रंथ का प्रतिनिधि रासो ग्रंथ नहीं करता। यानी ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे ही लोग रासो लास्ट में लिखते ही थे। और इसकी प्रामाणिकता भी संदिग्ध है, क्योंकि इस काल में रासों के अतिरिक्त बहुत बड़ी संख्या में अन्य ग्रंथ भी प्राप्त हुए। ओके, यानी कि इन्होंने जो रासो बोला वो भी ठीक नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अब देखिए ये क्या बोलते हैं, हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल का है, क्योंकि यहाँ पे वीर रस हो गया है और राजा की प्रशंसा हो रही है, वीरता के बारे में चित्रण किया जा रहा है। तो इन्होंने कहा कि ये वीर गाथा काल है, परंतु यह भी ठीक नहीं है। और ये जो है ना, बेसिकली उन्होंने क्या कहा कि इस युग की रचनाएं 2 भाषाओं में मिलती हैं, अपभ्रंश और देशी भाषा। फिर भी इस काल को वे वीर गाथा काल ही मानते हैं, क्योंकि विद्वानों में उसी नाम पर मतभेद है। लेकिन फिर भी अभी इसमें डिस्कशन चालू है। अब हम देखेंगे कि डॉक्टर राजकुमार वर्मा इसे संधि काल और चारण काल दोनों कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि भाई संधि काल भी कहते हैं और चारण काल क्यों। डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में आदिकाल को 2 भागों में बांटा है और दोनों के नाम भी बताएं, जैसे संधि काल व चारण काल। संधि काल में उन्होंने बौद्ध, सिख, जैन मुनियों तथा योगी की रचनाओं को लिया है और चारण काल के अंतर्गत चारणों और घाटों द्वारा रच गया राजस्थानी साहित्य लिया है, ठीक है। लेकिन ये भी नाम ठीक नहीं है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। आचार्य द्विवेदी जी ने इस काल को बजीवपन काल कहा है, किंतु आलोचकों का यह नाम भी अस्वीकार कर दिया, क्योंकि ये तर्कसंगत नहीं है। बेसिकली इन्होंने बजीवन काल जो बोला, बजीवपन, ओके, ये भी सही नहीं है। अब हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी बोलते हैं। मैं आपको बता दूं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही आदिकाल को आदिकाल ही रखा, बिकॉज यही नाम ही सबसे उपयुक्त, सबसे सही और सबसे सटीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल को कोई और नाम न देकर आदिकाल नाम से ही पुकारा है। उनके अनुसार हिंदी में आरंभिक काल को आदिकाल का ही नाम दिया जाता है, क्योंकि जो भी नाम सामने आया उनमें शायद कोई ना कोई ऐसा नाम रहा है जिसमें आरंभिक काल मिलने वाली सभी रचनाओं का समुचित प्रतिनिधित्व कर सके, इसीलिए यह नाम सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। सो हम लोग क्या नाम पढ़ते हैं? आदिकाल पढ़ते हैं। सो आदिकाल का नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हम लोग थोड़ा सा निष्कर्ष देखते हैं। ये सब मेरी नोट्स से, अगर आपको राइटिंग नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। विभिन्न विद्वानों के मतों का अवलोकन करने के बाद यह निष्कर्ष स्वतः निकलता है कि आदिकाल के नामकरण की समस्या पर्याप्त उलझी हुई है। अतः बहुत सारे विद्वानों ने, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा किए गए नाम आदिकाल को सर्वश्रेष्ठ माना है। और उनको देखो, आदिकाल भी जो है ना वो 4 में डिवाइडेड है, यानी कि 4 रूपों में डिवाइडेड है। सिद्ध साहित्य तथा नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारणी साहित्य और फिर प्रकीर्णन साहित्य। ओके, यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, जिससे मैंने ब्लैक पेन से हाईलाइट किया है। सिद्ध साहित्य तथा नाथ साहित्य, दूसरा जैन साहित्य, तीसरा चारणी साहित्य, चौथा प्रकीर्णक साहित्य। साहित्य को समृद्ध करने में आदिकाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ओके, नाउ भारतीय ज्ञान परंपरा के कुछ क्षेत्र देखते हैं। देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नेसेसरी टॉपिक, जो कि शुरू में ही हिंदी और भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में बताया कि वो अन्य देश भी इसका ऋण मानती हैं। लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा का क्षेत्र पहले देख लो। भारतीय ज्ञान परंपरा एक विशिष्ट संस्कृत, धार्मिक और दार्शनिक विचारधारा का परिचय कराती है, जो भारतीय सभ्यता के आधारभूत सिद्धांतों और विचारों को स्वीकार करती है। यह ज्ञान परंपरा वेद, उपनिषद, स्मृतियाँ, पुराण और विभिन्न एवं दार्शनिक ग्रंथ से प्राप्त की जाती हैं और इसकी विशेषता मुख्यतः वेदांत दर्शन, योग, आयुर्वेद और भारतीय काल साहित्य में दिखती हैं। मैं फिर से रिपीट करूँ ये वाला लाइन, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। इसकी विशेषता मुख्यतः वेदांत दर्शन, योग, आयुर्वेद और भारतीय काल साहित्य में दिखती हैं। यह ज्ञान परंपरा दुनिया की प्रमुख ज्ञान परंपराओं में से एक है। इसकी आवश्यकता समृद्ध व समाज के विकास के लिए है।
यह परंपरा यानी कि भारतीय ज्ञान परंपरा हमारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर, वैज्ञानिक ज्ञान, दर्शन और ग्रंथों के माध्यम से हमारे पूर्वजों के अनुसार यह ज्ञान से जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। भारतीय ज्ञान परंपरा अनेक धार्मिक और दार्शनिक प्रवृत्तियों को समाहित करती है, जैसे हिंदू धर्म, जैन धर्म, बुद्ध धर्म इत्यादि। यहाँ तक भी वेदांत संख्य और न्याय की भी इस परंपरा का हिस्सा है। इसके साथ ही योग और आयुर्वेद भी ज्ञान परंपरा के महत्वपूर्ण आधार है। यानी कि भारतीय ज्ञान परंपरा, यहाँ पूरा नहीं लिखा है, ज्ञान परंपरा मैं बोल रही हूँ, पर भारतीय ज्ञान परंपरा है। इसके प्रमुख आधार स्तंभों के, अब जो है इनका प्रमुख जो है आधार स्तंभ क्या क्या हैं वो आप देखिए। वेद आप सब लोग जानते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण स्रोत वेद हैं। वेदों में धार्मिक तथा दार्शनिक ज्ञान का संकलन जो प्राप्त होता है वह हमारे पूज्य ऋषि मुनियों द्वारा किया गया है। देखिए वैसे तो वेद हम लोग 4 ही जानते हैं ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, पर एक और वेद जो है हम लोग ऐड ऑन कर लेते हैं अभी के लिए, वो आयुर्वेद है, क्योंकि हम लोग इसमें आयुर्वेद का भी डिस्कस कर ही चुके हैं। सो आयुर्वेद को भी हम लोग 5 वेद जब हम लिखेंगे तो एक एक्सेप्शनल लिख देंगे। दूसरा आता है भाई उपनिषद। उपनिषद क्या होता है? वेदों को पश्चात उपनिषद आते हैं। वेदों के पश्चात उपनिषद आते हैं जिनमें मुख्य रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक विचार संकलित होता है। इसमें आत्मा, मतलब उपनिषद में बेसिकली आत्मा, ब्रह्म और जगत के तत्वों की गहरी अभिव्यक्ति की गई है। ठीक है, उपनिषद में बेसिकली आत्मा और एंड ऑल ब्रह्म वगैरह के बारे में बताया गया है। तीसरा है स्मृतियाँ। स्मृतियाँ को धार्मिक कर्म कांड, समाज निर्माण और आचार व्यवहार के नियमों की स्थापित करती है। यानी बेसिकली स्मृतियाँ यानी आचार है ना, व्यवहार वगैरह। प्रमुख स्मृति ग्रंथों में मनुस्मृति और ज्ञानवल्स्य स्मृति ग्रंथ प्रमुख हैं। यानी मनुस्मृति इसमें से बड़ा प्रमुख है और ज्ञानवल्क्य स्मृति ग्रंथ जो है ये भी बहुत प्रमुख है। स्मृतियों में दो स्मृति बड़ा प्रमुख है, एक मनुस्मृति और ज्ञानवल्क्य। चौथा है पुराण। एक्चुअली जो है आई वॉज नॉट टेकन हिंदी इन माई 11, so this is the main reason that why I am repeating the words 2 or 3 times for the correct pronunciation, because it is common for me, because I'm teaching you Hindi. I'm also studying Hindi in my UG, so that is why it's very difficult for me to grab again all these and especially the writings and all, but still इतनी भी बुरी नहीं है मेरी राइटिंग, बस मेरा रफ में थोड़ा ऐसे ही लिखती हूँ। ओके सो अच्छा छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। पुराणों में प्रमुख रूप से पुरातन कथाएं, देवी देवताओं की महत्वपूर्ण कथाएं, धार्मिक तत्वों का वर्णन शामिल है। पुराण भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रमुख स्रोतों में से एक है। 5वां है भाई धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र जैसे ग्रंथ धार्मिक नियम, कर्म, यहाँ धर्मशास्त्र बेसिकली नियम वगैरह को डिस्कस करता है, जिसमें कर्मकांड, नैतिकता को समझाने हुए जीवन में इसका महत्व बताती हैं। जीवन में किसका महत्व बताती हैं? हमारे धार्मिक नियम, कर्मकांड, नैतिकता। 6ठा है हमारा वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन में आत्मा और परमात्मा को महत्व को परिभाषित किया गया है कि आत्मा इस रूप में प्राप्त करने के लिए ही, मतलब आत्मा ब्रह्म को ही प्राप्त करने के लिए इस धरती पे आती है, और बिना ब्रह्म के प्राप्त किए उसे मोक्ष की प्राप्ति कभी भी नहीं होती। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आखिर योग होता क्या है। मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति व उन्नति योग, संयम और ध्यान के माध्यम से ही संभव है। योग हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। यह शरीर के साथ साथ मन के विकास और उसकी सुदृढ़ता के लिए भी आवश्यक है। यानी बेसिकली योग आप समझते ही हो, है ना। योग इज समथिंग लाइक हम लोग नियमवश ध्यान लगा के प्रभु की आँख बंद करके कुछ और ना सोचे और उसी ईश्वर का ध्यान करें, और ऐसा हो नहीं पाता है बिकॉज हम आँख बंद करते हो ना, हमें अपनी पास्ट की मिस्टेक याद आती है कि अरे मैंने तो ये गलती कर दी, और एम्बैरेसिंग मोमेंट ही याद आता है। मेरे साथ तो ये होता है, लेकिन फिर भी ऐसे नहीं है। हर हर महादेव। ओके, जय श्री राम। हाँ, ये बढ़ते हैं आगे। लास्ट पॉइंट है हमारा आयुर्वेद। ठीक है,
आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा वगैरह प्रणाली में आयुर्वेद ग्रंथ का विशेष महत्व है, जिसमें औषधियों, आहार व जीवन शैली में परिवर्तन के अध्ययन के द्वारा अनेक रोगों का उपचार बताया। ये आयुर्वेद तो आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं ना कि आयुर्वेद बेसिकली क्या करता है, रोगों को उपचार करता है, सिंथेटिक नहीं करता है, वो प्लांट्स वगैरह से करता है। ठीक है, अब आइए इसके निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष में यह स्तंभ भारतीय ज्ञान परंपरा के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। इनमें विविधता और आध्यात्मिकता का विशेष महत्व मिलेगा। भारतीय ज्ञान परंपरा के नियमों का अनुसरण करके मनुष्य नित नई सफलता के शिखरों को छूता रहेगा। ठीक है, एंड अतः इसकी आवश्यकता हमारे समाज के विकास में सुधार के लिए बड़ी आवश्यक है। अभी फ़िलहाल जो हमारा हिंदी का जो वीडियो है वो अभी यहीं तक फिनिश हो जाता है, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ अभी तक जुड़ने के लिए। एंड एट द एंड आई जस्ट ओनली वांट टू से दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट अ प्लेलिस्ट फॉर every subject. Like if I am posting the video of English, either it is prose or it is writing related, तो वो सारी वीडियो एक प्लेलिस्ट में होगी जिसको आप लोग easily go through कर पाओगे, because instead of wasting your time, you can go through the playlist and find your videos. Either it is of English, either it is of Hindi, vocational too, and even I am trying to cover the co-curricular previous year question paper so that you will find easy to crack the paper. आपको पता है co-curricular में आपको पास होना है, और पास होने के लिए पढ़ेंगे तो ज़रूर फेल हो जाएंगे। दैट मीन्स आपको ले दे के पढ़ना ही है ना। सो स्टिल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विथ मी, एंड आई होप कि आपको समझ में आया हो। कोई भी टॉपिक आपको रह गया और आपको नहीं समझ में आया, आपको लगता है कि इसके लिए थोड़ा डिटेल चाहिए, तो चिल होके आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, एंड उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। सो ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।